बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, फिजिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर था उसका टेस्ट आपको मिला था। आप लोगों ने उसको हल करने की कोशिश की होगी। आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों ने जो टेस्ट हल किया था उसकी जो की है उसका कंपैरिजन कर ले इस सेशन के साथ। तो देखिए, कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है या पार्टिकल थ्योरी है वो किसने प्रेजेंट की थी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में कि जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है लाइट की वो न्यूटन ने पेश की थी। पार्टिकल नेचर जो बयान किया था लाइट का वो न्यूटन ने बयान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमेना डज नॉट एक्सप्लेन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कहता है इसमें से कौन सा फिनोमेना वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करता। पोलराइजेशन करता है, इंटरफेरेंस करता है, डायफ्रैक्शन करता है। तो वही का ऑप्शन रह गया, वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन वैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। डायफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे पता चलता है कि लाइट वेव्स नहीं है, पार्टिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कहता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट occurs when the light when the source of light are। कहता है इंटरफेरेंस का अमल उस वक्त होता है जब लाइट सोर्सेज हो क्या हो, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, क्लोज टू ईच अदर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेज को मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए, कोहेरेंट भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा फासले पे भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज हार्ड and the distance between slits and the screen is double, then what will be the fringe width। तो कहता है कि अगर स्लिट का डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, आधा कर दें। हाफ का मतलब आधा कर दें और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दें, तो फ्रिंज की विड्थ पे क्या असर होगा। तो देखिए आप लोगों ने फ्रिंज की विड्थ के लिए इक्वेशन पढ़ी। जो फ्रिंज की विड्थ है उसके लिए इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन क्या थी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा एल अपॉन डी। सही, डेल्टा वाई विड्थ को जाहिर कर रहा है। अब याद रख ले कि अगर हम उसमें चेंजेस करें, चेंजेस क्या करें कि स्लिट के विड्थ को डबल कर दें, स्लिट का जो डिस्टेंस है दो स्लिट्स के दरमियान उसको आधा कर दें, उसको आधा कर दें और स्क्रीन और स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस को डबल कर दें। तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा, एल को डबल करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2L। एल को मैंने डबल कर दिया लेकिन डी को आधा कर दिया। तो देखिए डी को आधा कर दिया तो इसका मतलब है डी बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बाई टू। अभी देखिए टू टू ऊपर जाकर 4 हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4 और यह आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा एल अपॉन डी। तो देखिए पहले जो फ्रिंज विड्थ थी वो ये थी, लेकिन अभी जो फ्रिंज विड्थ है वो ये है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो बाद में जो फ्रिंज विड्थ है वो पहले के मुकाबले में 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना। तो इसका आंसर ये होगा क्वाड्रुपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट टू डार्क फ्रिंजेस। कहता है अगर हम लोग रेशियो ले लें ब्राइट फ्रिंज का उसके विड्थ का और डार्क फ्रिंज के, डार्क जो फ्रिंज है उसके विड्थ का, तो वो रेशियो क्या आएगा। तो वो रेशियो जो है 1:1 आएगा। क्या आएगा, 1:1। क्योंकि आप देख ले, आप जो पढ़ा था
उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है उनकी विड्थ सेम आती है। विड्थ क्या आती है? सेम आती है। जो विड्थ सेम होगी तो रेशो क्या हो जाएगा? 1:1। जी, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड देन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करते हैं। ऐसी लाइट इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंगल कलर हो, सिंगल वेवलेंथ हो। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग व्हाइट लाइट इस्तेमाल करें तो क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज विल बी सीन, डार्क फ्रिंज विल बी सीन, alternate dark and bright fringes will be seen, no interference will be seen। अब ये थोड़ा सा ऐसा पेचीदा किस्म का आंसर दिया गया है। अगर हम लोग व्हाइट लाइट इस्तेमाल करें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो स्क्रीन में आपको सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी व्हाइट कलर की। तो इसका जो आंसर मैं चूज करता हूँ वो ए चूज करता हूँ कि ब्राइट फ्रिंज सेंटर में मिलेगी। उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट डार्क होंगे, लेकिन वो सारे कलर जो है वो होंगे येलो, ग्रीन, ब्लू, मिक्स अप हो जाएंगे। तो सही क्लियर जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो आपको नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि when light is reflected from denser medium to rare medium then its path difference will। कहते हैं जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, when light is reflected from denser medium to rare medium तो इसके पाथ डिफरेंस में कोई तब्दीली नहीं आती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए तो 180 डिग्री का पाथ डिफरेंस आता है λ/2 का। लेकिन अगर डेंसर से रेयर से रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Michelson interferometer is an optical instrument which is being used for measurement of। माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वेलोसिटी मालूम करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए, एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए, या वेवलेंथ मालूम करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो वेवलेंथ है। वो क्या है? वेवलेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इज। थिन फिल्म में जो मैथमेटिकल कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो क्या है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एम लैम्डा है। वो क्या है? एम लैम्डा है। थिन फिल्म में कंडीशन उलट जाती है। अगर आम इंटरफेरेंस की बात करें तो फिर एम लैम्डा जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। थिन फिल्म में ये कंडीशन उलट जाती है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन होगी वो डिस्ट्रक्टिव के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है विच पैरामीटर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर रेयर मीडियम में आ जाए तो कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता? तो याद रखिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबव है। इसमें मतलब चेंज नहीं होता, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ, दूसरी बात है कि अगर लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो जाए तो वेवलेंथ कम हो जाता है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ जाए तो वेवलेंथ बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी में फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए वो सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन में तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तमाम पैरामीटर्स में से किसी एक में भी तब्दीली नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। कहता है कि इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर अ फ्रिंज इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मूवेबल मिरर एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस। हम लोगों ने कहा था कि फ्रिंज चेंज होता है अगर हम लोग मिरर को मूव करें λ/2 डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस से? λ/2 डिस्टेंस से। ये तो आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा है, इसको आप दोबारा विजिट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्लिट्स इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी नहीं है, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट भी नहीं है।
हम लोग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो नंबर ऑफ स्लिट्स है वो इस बात को देखकर बनाते हैं, उसमें स्लिट्स लाते हैं कि हम लोगों ने उसको किस लाइट को रिफ्रैक्ट डायफ्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब है कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो अगर लाइट की वेवलेंथ कम होगी तो हम लोग नंबर ऑफ स्लिट्स ज्यादा कर देंगे, अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ स्लिट्स कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। कहता है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स-रे इज 2 multiplied by 10 to the power minus 10 meter, then the required number of slits per centimeter for its diffraction should be। तो देखिए यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है 2 multiplied by 10 to the power minus 10 meter। तो कहता है then the required number of slits per centimeter for its diffraction should be। तो देखिए हम लोग को n चाहिए। क्या चाहिए? n चाहिए। तो n किस तरह मालूम करेंगे? तो n को मालूम करने के लिए पहले याद रख ले, मैं इसको मीटर में लिख लूंगा। तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ, तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ कि 2 multiplied by 10 to the power -8 सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। अब याद रखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि स्लिट का साइज जो है, स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेवलेंथ के कंपेरेबल। तो इसका मतलब है डी जो है, डी भी मैं कितना लूंगा? 2 multiplied by 10 to the power -8। तो अभी देखिए यहां से मैं n की वैल्यू मालूम कर सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि n जो है वो 1/d के बराबर है। तो 1/d 2 multiplied by 10 to the power -8 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको हल कर लें तो ये वैल्यू आएगी 5 multiplied by 10 to the power 7। 5 multiplied by 10 to the power 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच फिनोमेना हैज कंफर्म दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम लोगों ने जो पोलराइजेशन वाला टॉपिक था उसमें देखा था कि पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव्स है। लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है, ट्रांसवर्स है। तो इसका ऑप्शन पोलराइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कहता है कि इफ द अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट with intensity I is polarized by a polarized sheet, then the intensity of plane polarized light will be। जब ये अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड शीट से गुजरता है, पोलराइज्ड शीट से गुजरता है, तो उसकी इंटेंसिटी में कितना फर्क आता है? तो याद रखिए उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है पहले के मुकाबले में, तो I/2। और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। Which of the following cannot be polarized? X-rays, radio waves, ultraviolet waves, sound waves। तो अभी देखिए वो वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती जो लॉन्गिट्यूडनल होती है। एक्सरे भी ट्रांसवर्स है, अल्ट्रावायलेट भी ट्रांसवर्स है, रेडियो भी ट्रांसवर्स है, तो उसमें सिर्फ एक ऑप्शन है साउंड। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग पोलराइज्ड नहीं कर सकते।